Good morning, students. देखो तो क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? क्वेश्चन विजिबल है? देखो तो एक बार। देखो, आज थोड़ा ना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो पहले आप ये ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, पूरा मेडिकल स्टाइल का असाइनमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 जरा ट्राई करें। फटाफट जरा ट्राई करते जाओ। आज सब करंट को मिला जुला के प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट ट्राई करते जाओ, आंसर बताते जाओ, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको। टेंथ का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, दोनों ट्राई कर लो, फिर हम दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकंड वाले का क्या आ रहा, देखो तो।
10th का फोर्थ, 11th का फर्स्ट, बाकी भी ट्राई करो फटाफट। 10th का 4, 11th का देखो। जल्दी जल्दी ट्राई कर ले, फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं इनको। कह रहा है दो वायर्स हैं जिनका रेडियस सेम है। ठीक है, तो हम इधर समझा देते हैं। देखो, कह रहा है कि दो वायर हैं और दोनों वायर का रेजिस्टेंस कह रहा है कि दोनों का रेडियस सेम है। तो ऐसा कुछ रहा होगा। रेडियस दोनों का सेम है। और कह रहा है दोनों को एंड टू एंड लगा दिया गया है, मतलब सीरीज में लगा दिया गया होगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 1:4 है। इसका एन वन और इसका अगर N2 है तो N1/N2 इज 1/4। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? तो याद करो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आई इज इक्वल टू NEAVD। देखो दोनों सीरीज में है तो आई तो सेम है, ई भी सेम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, यानी N × VD इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी VD1/VD2 इज N2/N1, और N2/N1 आपका 4 आ गया। तो आंसर अपना ये वाला हो गया। तुम लोग क्या कह रहे थे? तुम लोग तो 10th का 4 बता रहे हो, तो 10th का 4 कहाँ आ रहा है? तो थर्ड आ रहा है, देख। पूर्वी देख जरा। आई दोनों का सेम है, एन का रेशियो दिया है, ई और एडी सेम है, तो गड़बड़ किया हो ना, ध्यान से देख। चलो अगला 11 तुमने कर लिया है तो हम समझा देते हैं, देखो। कह रहा है व्हेन आई करंट फ्लोज थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड इतना है। कह रहा है कि डायमीटर को D/2 कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट स्पीड का क्या होगा? तो देखो क्या होने वाला है। जब आई करंट का फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, और बदला क्या है? डायमीटर बदला है केवल, ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि आई तो फिक्स है, एन भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, यानी A × VD इज कांस्टेंट। तो लिखा जाएगा कि VD1/VD2 दैट मस्ट बी इक्वल टू A2/A1। तो A2 का मतलब ये आंसर आ गया, इसका मतलब 1/4 आ गया। तो पहले अगर ये वाला V था तो बाद में 4 गुना हो जाएगा, यानी ये आंसर आना चाहिए। क्या लिखे हो तुम लोग? फोर्थ ही लिखे हो, चलो ठीक है। और थोड़ा सा बदल के क्वेश्चंस करते हैं। देखो, एक आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16, पहले ये दोनों ट्राई करो।
फटाफट ट्राई करते जाओ। चलो देख रहे हैं बेटा, अब बाकी ट्राई कर लो। बताओ क्या आ रहा है। 12th का थर्ड और 16th का देखो। क्या आ गया बताओ जरा। 3 का फर्स्ट, आओ देखते हैं। एक मिनट, ये ऑडियो वीडियो आ रहा है देखो तो। स्क्रीन रुक गया है ना क्या? अब देखो, अब आ रहा है। तो कह रहा है कि बताओ कि ड्रिड वेलोसिटी का क्या होगा। तो याद करो, हम बताए थे इसमें कि आपको करना है
आप लगाओगे आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई एक कंडक्टर से सेम है, एन सेम है, ये सेम है, यानी कि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, तो आंसर थर्ड आ जाएगा। 16 देखो, कह रहा है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। के लेंथ को भी डबल कर दिया गया, उसके रेजिस्टर और उसके रेडियस को भी डबल कर दिया गया। तो देखो, अपने को पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। आप लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस दुगना होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप रेडियस को भी डबल कर दे रहे हो तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी ओवरऑल पहले वाले का हाफ हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, रेजिस्टेंस कह रहा है आधा हो जाएगा, ठीक कह रहा है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी वो अनचेंज रहेगी, एकदम सही कह रहा है वो। ये कह रहा है हाफ हो जाएगा, ये भी सही कह रहा है। और ये डबल हो जाएगा तो ये गलत हो गया। द रेजिस्टेंस विल रिमेन, नहीं ये तो पूरा ही गलत हो गया। द रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड, तो होना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि आंसर अपना ए हो जाएगा। तुम लोग क्या लिखे हो? हाँ एक वही लिखे हो ना, ठीक है। चलो आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखो। 13 जरा देख लो पहले एक बार। बताओ जरा फटाफट। 13 का थर्ड, चलो बाकी ट्राई करें। अब पढ़ा हुआ है, बस प्रैक्टिस करेंगे आज थोड़ा। देखो, तो याद करो हमने पढ़ा था। हाँ तो हमने ये पढ़ा था, याद करो कि आई की वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू हुआ करता था आई डी टी का इंटीग्रेशन। यानी आई टी ग्राफ का एरिया अगर निकाल लो तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज मिल जाएगा। बस वही करना है। तो ये वाला एरिया कितना आ रहा है देखो, ये 2 आ जाएगा। ये वाला भी एरिया देखो तो ये 2 आ जाएगा, और ये वाला एरिया देखो तो ये भी अपना 2 ही आ जाएगा। तो रेशियो अपना आंसर हो गया थर्ड वाला। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलो एक मुझे 18 बताओ जरा। जरा 18 बताओ मुझे। एक मुझे 18 बताओ और एक मुझे 14 बताओ। तो चलो एक काम करो, 14, 18 और 19 तीनों कर लो।
तीनों ट्राई कर लो फटाफट। 14 का सेकेंड, कुछ बच्चे सेकेंड कह रहे हैं, कुछ बच्चे थर्ड कह रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। 14 एक बार देखो। सारे एकदम प्योर मेडिकल स्टाइल वाले क्वेश्चंस हैं। काफी क्वेश्चन करा देंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ये सारे एलन के क्वेश्चंस हैं। 14 का थर्ड। 19 फाइंड कर लो जरा। 19 अच्छा क्वेश्चन है, संभल के करना। नहीं संभले तो गलत हो जाएगा। 19 में थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से एकदम कैलकुलेशन करना। जल्दी से 18 बता दो, 19 बता दो। 19 का 4 देखते हैं, रुक जा बेटा। देखो मैं समझाता हूँ, एक एक करके आ जाओ। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं।
कह रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो याद करो मैंने आपको बताया हुआ है, देखो तो याद करो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कंडक्टिविटी को टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टाउ घट जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू घट जाती है। लेकिन आपको एक बात पता है कि रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा, यानी रो इंटू सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आंसर अपना ये हो जाएगा। अब इधर आ जाओ। कह रहा है 3 कॉपर वायर से उनका लेंथ अपने को दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल बाई ए। भाई रो तो रो के बारे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब तीनों कॉपर है तो रो सेम हो गया। यानी एल बाई ए पे कहानी डिपेंड करेगा, तो इसका एल बाई ए आएगा एल बाई ए, इसका एल बाई ए आएगा 4L/A, और इसका एल बाई ए आ जाएगा L/4A। दिखाई पड़ रहा है कि एल बाई ए सबसे ज्यादा इसका है, यानी कि द मिनिमम फॉर द वायर, हाँ ये वाला हो जाएगा। देख लो। नहीं सॉरी, ये तो मैक्सिमम है ना, हाँ ये तो मैक्सिमम आ रहा है, ये तो मिनिमम कह रहा है, तो ये नहीं होगा। तो मिनिमम जो है वो हो रहा है किसका, तो इसका 2A वाले का मिनिमम है। हाँ तो ये आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ। कह रहा है एक वायर को स्ट्रेच करके उसके ऐसा कर दिया गया तो परसेंट, तो याद करो मैंने बताया था लेंथ को अगर आप बढ़ाते हो तो रेडियस घटेगा। और याद करो हमने एक फॉर्मूला आपको बना दिए थे हम, रो एल बाई ए, और मैंने बोला था एल से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा रो नीचे वाला वॉल्यूम, तो फॉर्मूला बन जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। अब जब भी आप तार को खींचते हो कंप्रेस करते हो समझ में आता है वॉल्यूम सेम रहेगा रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, यानी कि रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पहले लेंथ अगर एल था, अब आप कह रहे हो कि लेंथ हो गया है 1.2L। हाँ तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर एरर वाला मेथड क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि एल का एरर बहुत ज्यादा है, 20% बहुत ज्यादा है ये। तो बड़े एरर जब भी आते हैं तो आपको बेसिक में स्विच करना होगा, तो क्या होगा देख, जब एल था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी एल स्क्वायर, लेकिन जब 1.2L होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1.44L स्क्वायर। तो परसेंटेज गेन हो गया 1.44L माइनस एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 100। तो आप देखोगे आंसर आ जाएगा 44%, यानी आंसर आ जाएगा। अगर ये 20% की जगह पे 1% 2% होता तब हम एरर वाले मेथड से कर लेते, तब क्या करते हम, तब हम लिखते डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते तो काम बन जाता है। ये अगर 1% होता तो ये 2% आंसर हो जाता है। तरीका ध्यान रखें, छोटे में अलग मेथड काम करेगा, बड़े में अलग। तो बोलो क्लियर हुआ क्या ये। देखो और अलग टॉपिक लेते हैं। ये वाला टॉपिक ना एक बताना आपको बाकी है।
छूट गया है। एक ये टॉपिक ना छूटा हुआ है, कैसे वैरी करता है। तो लाइक इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 और 30। देखो तो ये वाला 25 और 30 क्या होगा? नाइनटीन रिपीट कर दो। 19 कौन सा था पीछे वाला? अभी कर देता, रुक जा बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान आया मेरे। 25 का 4। और 30 का देख लो एक बार। देखो आओ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो याद करो, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर, यानी I इज इक्वल टू 1/R × V। यानी आई भी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो 1/R आएगा। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। और हमें मालूम है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। का मतलब पक्का T2 का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू 1। लिख दो। लेकिन ये अगर VI ग्राफ होता है तब तो स्लोप R होता है। यहाँ IV ग्राफ है इसलिए स्लोप 1/R आ रहा है। कह रहा है कि एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 3 पीस में कट कर दिया गया है ना। एक मेटल तार था, उसको 3 पीस में इन्होंने कट कर दिया है और इनको साइड बाय साइड लगा दिया है। देखो साइड बाय साइड लगाया होगा, इसका मतलब मेरे हिसाब से ऐसे लगाया होगा। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ये लोग R/3 का हो गया होगा। तो R/3 अगर लगा दो तो आप कह रहे हो कि कितने का हो गया ये? पैरेलल में है ना, तो R/9 हो गया ये तो। यही हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? मतलब कुछ और करना है? और देख लो सबका ठीक है क्या ये?
30 का 3, हाँ सब कई बच्चों ने कर दिया है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आओ। चलो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 31 और 35, ट्राई करो। जल्दी जल्दी, आज कम से कम 25-30 क्वेश्चन करा देंगे। फटाफट ट्राई करो। फटाफट जा, ट्राई करो दोनों को। 31st का थर्ड, हाँ सही कह रहे हो वैसे। 30, कौन सा है, 35 जरा ट्राई कर लो। कह रहा है 2 ओम, सॉरी, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को मिला के 4 ओम बनाना है, तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों को कर दो पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, यानी कि 2, तो 2 और 2 4, यानी 3 और 6 को लगा दो पैरेलल में और उसके साथ कर दो इसको सीरीज, ये आ जाएगा। चलो फाइंड करो इसको। कह रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। 35 का सेकंड क्या होगा देखो।
देखो पहले तो एक तो समझ में आ रहा है, अगर ध्यान दो तो ये वाला कैंसल आउट हो जाना है और ये वाला भी कैंसल आउट हो जाना है। तो ये वाला अगर कैंसल आउट हो गया तो ध्यान से देखो तो ये वाला जो आएगा इसका इक्विवेलेंट आएगा आर, और ये वाला जो इक्विवेलेंट आएगा इसका भी आएगा आर, और ये आर दोनों पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए ये वाला। अरे बोलो क्लियर है क्या ये? चलो तो रुको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो ये चारों कर लो तो 32, 33, 36, 37। ये चारों ट्राई कर लो फटाफट। थर्टी सिक्स का फोर्थ, देखते हैं, रुक जाओ बेटा, बाकी भी ट्राई कर ले। थर्टी टू का थर्ड, ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अभी भी हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जल्दी जल्दी बता दो, आज एकदम कम से कम 30, 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो करा ही देंगे। 36 का एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, 36 का फोर्थ। 32 का आंसर दे रखा है बच्चों ने, 33 भी नहीं आंसर आया है। 33 और 37 दोनों नहीं आया है।
हो गया सारा। 32 का तो बस दो बच्चों ने आंसर किया। 32 का दो बच्चों ने आंसर किया। 37 का एक बच्चे ने आंसर किया है। दो बच्चे ने आंसर। सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी ट्राई करो। जल्दी जल्दी ट्राई कर लो। 37 दो बच्चों ने करा। चलो समझाता हूँ, देखो। तो जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे ए और डी के बीच में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझना आप। हाँ, जब हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ए और डी के बीच में, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, ये किसी काम का है या नहीं है? बताओ। नहीं है, क्योंकि देखो ना, इसका एक पार्ट तो सर्किट में है, बाकी हवा में लटक रहा है, तो किसी काम का तो है नहीं वो। तो ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको हटाओ। तो समझ में आ रहा है कि ये 10 10 20 और ये 10 10 20, तो अल्टीमेटली ये पूरा तो 10 ही हो गया। तो ये 10, ये 10, ये 10, कुल मिला के 30 ओम आ गया। अब यहाँ आ जाओ तो साफ दिख रहा है कि ये वाला हो जाएगा 2R/3, ये भी 2R/3, ये भी 2R/3, ये भी 2R/3। तो बैलेंस विद स्टोन ब्रिज है, तो काट दो। और याद करो, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बैलेंस विद स्टोन ब्रिज में सारे आर्म्स की वैल्यू आर है, तो आंसर भी आर होगा। तो वो आर यहाँ पे 2R/3 है। ये अपना आंसर आ गया। इधर आ जाओ, 33 को देखते हैं। 33 में कह रहा है कि इन द सर्किट सोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि पी और क्यू के बीच का इक्विवेलेंट आर ही हो जाए, तो ठीक है भाई। ये दोनों सीरीज में तो हो गया R+3। उसके साथ 10 पैरेलल में तो हो गया R+13 प्रोडक्ट बाई सम। और उसके साथ फिर से 3 सीरीज में, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये आर के इक्वल है। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्या आएगा देखो जरा। आ जाएगा 10R+30 +3R+39 इक्वल टू R² +13R। ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। और ये दोनों मिलके आ जाएगा 69। तो R² की वैल्यू अगर 69 है, तो समझ में आ रहा है आर की वैल्यू √60। खेल खत्म। ये आंसर। कह रहा है बताओ एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा। तो समझ में आ, वैसे एक्स और वाई में इसका इक्विवेलेंट आएगा कैसे?
हाँ जी बताओ जरा। एक्स और वाई में इसका इक्विवेलेंट आएगा कैसे? देखो एक तो समझ में आ रहा है कि सिमेट्री एप्लीकेबल है क्या? सिमेट्री एप्लीकेबल तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, सिमेट्री तो है नहीं। कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच में बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। और प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स तो ये एक्स, और ये वाई तो ये वाई, और इसका नाम हम लोग पी कर देते हैं। तो प्लॉटिंग करना पड़ेगा, आ जाओ प्लॉटिंग करते हैं। एक एक्स, दूसरा वाई, और बीच में कहीं पे पी डाल दो। तो एक्स और पी के बीच में ये भी है और ये भी है। तो 8 और 2 पैरेलल में है, तो 16/10 हो जाएगा। वैसे ये और ये भी पैरेलल में ही बनेंगे, तो आ जाएगा 24/10। और साथ में एक्स और वाई के बीच में 4 और 4 यानी कि 2 का लग जाएगा। तो ये दोनों आ गया 40/4 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 और ये 2, तो 4 × 2 बाई 4 + 2 6। 504/3 आ जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है क्या? पूरा सन्नाटे में जा चुके हैं। सन्नाटे में जा चुके हैं। तो देखो, चलो ये दोनों भी कर लो। 34 38। 34 38 जरा ट्राई कर ले जल्दी जल्दी। फटाफट जरा फाइंड करते जाओ। 34 का 1। 38 का देखो। एकदम मेडिकल स्टाइल क्वेश्चंस हैं। नहीं एकदम ये सब धड़ाधड़ करते जाओ।
29 का देखते हैं, चलो बेटा आंसर तो मुझे याद है नहीं, हम देख लेते हैं अभी जस्ट। पहले आप ट्राई कर लो अच्छे से। 38 वाला ट्राई कर लो जल्दी से। एट का फोर्थ, आ जाओ चेक करते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, कह रहा है कि पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो देखते जाओ। तो समझ में आ रहा है कि ये और ये दोनों हैं पैरेलल में, और ये भी है पैरेलल में, और वो दोनों है सीरीज में, तो इनका तो आंसर आ गया आर। क्या प्लॉटिंग हो जाएगा क्या वैसे? एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा नहीं हो तो गया। हाँ प्लॉटिंग कर लो सबसे अच्छा, तो फिर ये वन, ये टू, ये थ्री, 3 पॉइंट में काम चल गया अपना। तो प्लॉटिंग कर देते हैं, आ जाओ। 1 2 और ये 3। 1 और 3 के बीच में देखो, 1 2, है ना? तो 1 और 3 के बीच में दो, मतलब R/2 हो गया है। तो वैसे ही 3 और 2 के बीच में भी दो ही है, तो फिर वो अपना R/2 हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में फिर है दो, ऐसा लगा लेते हैं, R/2 हो जाएगा। टोटल 6 थे ना, हाँ देख लो। तो ये R हो गया, और 3R/2, यानी कि R × R/2/3R/2। आंसर R/3 आ गया। कह रहा है कि जब N रेजिस्टेंस को जोड़ा गया तो मान लो कि रेजिस्टेंस NR आया। जब पैरेलल में जोड़ोगे तो समझ में आता है कि रेजिस्टेंस जो है वो आएगा। 1 मिनट। रजिस सीरीज में जोड़ेंगे तो आ जाएगा R0/N,
और पैरेलल, सॉरी क्या लिख रहे हैं, सीरीज में अगर लिखोगे तो आएगा एन इंटू आर नॉट, और पैरेलल में लगाओगे तो आ जाएगा आर नॉट बाई एन। तो सीरीज वाले का पूछ रहा है, तो आर सीरीज बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और आर पैरेलल अपने को आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आर सीरीज की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, यानी कि आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलो काफी बच्चों ने वैसे कर दिया इसको। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अब थोड़ा सर्किट सर्किट वाले पे आते हैं। जरा ये चारों ट्राई करो। 39, 40, 43, 44, जरा ट्राई करो फटाफट। फटाफट ट्राई करते जाओ।
आ गया क्या सर? 39 का आंसर कहाँ है? 39, 39 नहीं किए क्या? 39 का सिर्फ एक बच्चे ने करा है। 39 का दिख रहा है मुझे, 40 का दिख रहा है, 43, 44, 39 सारे ट्राई करे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने करा है। जल्दी जल्दी। कुछ नहीं है, सब आप कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एकदम ध्यान से कर लो, एलन के टेस्ट में एकदम सेम सेम आएगा। आया तो इस बार वाले टेस्ट में भी था, लेकिन नंबर कहाँ लिए हो? थर्टी नाइन बहुत कम बच्चों ने करा, वो समझाते एक एक करके। अब टाइम भी हो जाएगा ना, थोड़ा समझा देते हैं आज। देखो, तो पहले अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा बड़ा करके समझाते हैं आपको, बड़ा भी ये होगा नहीं। देखो, अगर आप इस वाले लाइन और क्या, को इक्विवेलेंट दिया हुआ है, आर निकालना है, ठीक है ना? तो देखो, इस पूरे ग्रुप का इक्विवेलेंट जो आएगा, ये आ जाएगा 10 और 10 पैरेलल में, तो 5 हो गया। 5 और ये 10, 15 हो गया। तो ध्यान से देखो तो ये सर्किट ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा, और ये अननोन आर जो है, ये 10 ओम, ये 10 ओम, और ये 15 ऐसा आ रहा है। देख लो, ये बी है और ये अपना ए है। तो 15 और 10 पैरेलल में है, तो 15 × 10/25, तो 3 और 5 यानी कि 2, यानी 6 आ गया। ये तो इन दोनों का ही 6 आ गया। तो 6 और ये 10, 16 आ गया। 16 और ये आर पैरेलल में है, तो 16 × R/3 प्लस आर हो गया, प्लस 10 हो गया। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूरा इक्विवेलेंट 18 ओम है, यानी कि 16 R/16 प्लस आर इज इक्वल टू 8 है। तो इसको काट दो, 2 कर दो, यानी 2R इज इक्वल टू 16 प्लस आर, यानी आर इज इक्वल टू 3 ओम। आंसर ये हो गया। सिंपल सा काम था। 40 देख लेते हैं, आ जाओ। कह रहा है कि इक्विवेलेंट क्या होगा। अब 40 में इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ध्यान से देखो तो, सिमेट्री वोमेट्री तो है नहीं, है ना? सिमेट्री है नहीं। और 10, 20, 15, 30, तो ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है। और मजेदार बात है कि ये वाला भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये वाला, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, देख लो। तो ये बेकार हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, देख लो ध्यान से, ये वाला भी बेकार हो जाएगा। तो 5, 10 और 15 यानी 30 हो गया। और 30 और नीचे 60 हो गया, तो इक्विवेलेंट आएगा 30 × 60/90। ये 3, तब ये 20, तो आंसर अपना 20 ओम हो गया। फर्स्ट आंसर हो गया। इधर आ जाओ। कह रहा है रेजिस्टेंस R1 R2 का जो हैव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ
कह रहा है कि R1 R2 have an equivalent resistance of 6 ohm when connected in the circuit। ऐसे लगाया तो इक्विवेलेंट इतना हो गया, तो कह रहा है बताओ क्या होगा। तो R1 की वैल्यू क्या होगी बताना जरा इसमें। दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये अपने को दे रखा है 6 ओम। तो कह रहा है कि R1 क्या हो सकता है, बताओ जरा। कह रहा है इनमें से R1 की वैल्यू कौन सी हो सकती है बताओ जरा। कैसे ट्राई करोगे इसको? नहीं, क्या किए, क्या कॉन्सेप्ट लगाए ये बताओ। ट्रायल मेथड से। तो एक को अगर आप एक लेते हो, तो ना इसमें 4 लेंगे, ये एक लेंगे, 5 लेंगे, ऑप्शन तो कोई भी हो सकता है, डेटा एडजस्ट करना पड़ेगा वैसे। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो लिखते हैं, आ जाओ। यानी R1 R2 कैन बी रिटन एज 6 R1 प्लस 6 R2। आपको R1 चाहिए है ना, तो R1 अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा R2 - 6 प्लस इज इक्वल टू 6 R2। तो R1 आ जाएगा 6 R2 बाई R2 - 6। देखो एक बात कंफर्म है कि R1 कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब R2 जब भी आएगा तो उसको 6 से ज़्यादा आना पड़ेगा। कि R2 की वैल्यू को 4 ले लिए बाई चांस, तो मालूम चला ये नेगेटिव में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आठ मतलब 6 से ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर ये वाला हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा मुझे ये। चलो इसको देख लेते हैं, आ जाओ। मैं कह रहा है कि ऐसा ऐसा क्या होगा बताओ। तो यहाँ से 6 आया, यहाँ से 2, तो यहाँ से 8 जाएगा। अब यहाँ से 10 आया, 6 चला गया, तो 4 इधर गया होगा। तो 4 और 1 5 इधर से आया होगा, और 5 और 8 13 हो जाएगा। अरे बात समझ गए कैसे बिना ट्रायल मेथड के भी किया जा सकता है। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए, है ना। बाकी कल इस चैप्टर को हम लोग द एंड कर देंगे, थोड़ा बहुत रह गया, एक दो बातें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। कल इस चैप्टर को हम लोग द एंड कर देंगे। चलो आज यहीं पे क्लास को द एंड कर रहे हैं।